Hello friends, welcome to my channel Learning Divine. If you're new to my channel, please subscribe it, like it and share it, and for more updates click on the bell icon. So today we are discuss about some important question of P block elements. कल भी हमने P block elements के बारे में पढ़ा था, आज भी हम इसके कुछ important questions के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम ऑस्टफोल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Our first question is, why phosphorus exists as P4 but nitrogen as N2 gas? फॉस्फोरस P4 में क्यों एग्जिस्ट करता है जबकि नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करती है एज गैस में? जब गैस में होते हैं ये दोनों तो फॉस्फोरस किस में एग्जिस्ट करता है? P4, जबकि नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करती है? N2 में. ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है. नाइट्रोजन का साइज वेरी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस. और हमें ये भी पता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है. ओके, अब देखो, दिस इज बिकॉज एन इज स्मॉलर इन साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फॉस्फोरस. क्या होता है? एन क्या होता है? स्मॉल साइज का होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में. सो फॉर्म पी पाई बॉन्ड ईजिली. ये क्या बनाता है? पी पाई बॉन्डिंग क्या करता है? ईजिली बनाता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस. ये देखो, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एन के साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. ये इसमें क्या बनाएगा? एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और दो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड हमेशा किस में बनते हैं? पी ऑर्बिटल्स में बनते हैं. तो ये क्या बना रहा है? पी पाई बॉन्डिंग बना रहा है. जैसे कि ये देख रहे हो आप, नाइट्रोजन ये कौन सी बॉन्डिंग है? पी पाई बॉन्डिंग. ओके, और इसका एक कैरेक्टर होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, क्या करेगा? ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड बनाना ज़्यादा इजीली होगा. इसलिए ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जबकि P4 साइज़ बड़ा है तो ये दोनों एक दूसरे से पहले ही दूर होंगे और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे से इतने ज़्यादा पास नहीं होंगे, दूर होंगे. तो पी पाई बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज NH3 अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स? क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, but PH3 does not. और phosphine has lower boiling point than ammonia. Why? क्वेश्चन क्या है? जो NH3 अमोनिया होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बट PH3 जो फॉस्फीन होता है वो नहीं बनाता. फॉस्फीन, आपको इसका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, क्या है ये? फॉस्फीन है और ये क्या है? अमोनिया है. ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, या फिर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू इसके. अब देखो, बॉन्ड ही नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट तब ज़्यादा होता है जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे. इसकी एच बॉन्डिंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होगा? देखो,
बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑफ स्मॉल इन साइज, नाइट्रोजन क्या है, उसका साइज छोटा है, एंड हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन फॉस्फोरस, और क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसका साइज़ बड़ा होता है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, और किसके बराबर होती है, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन की भी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जितनी कि फॉस्फोरस की, ये भी अपनी तरफ मेनली उतने ही इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा जितना कि फॉस्फोरस, तो बॉन्डिंग क्या है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दैट इज़ वाई अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बट फॉस्फिन डज नॉट। फॉस्फिन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ओके क्योंकि इसके बॉन्ड ही इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहलाइड्स क्यों नहीं बनाता। पेंटा मीन 5, हलाइड मीन हेलोजन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप 17, हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटाहलाइड्स क्यों नहीं बनाता, हेलोजन फैमिली के साथ पेंटाहलाइड्स क्यों नहीं बनाता। और PCl5 इज नोन, PCl5 को जाना जाता है, जबकि NCl5 इज नॉट नोन। वाई, NCl5 को जाना नहीं जाता। हमको पता है नाइट्रोजन स्मॉल होता है, उसका साइज़ स्मॉल होता है, एंड फॉस्फोरस का साइज़ उससे ज़्यादा बड़ा होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7। तो 1s2 2s2 2p3, p ऑर्बिटल में px1 में 1 है, py1 में 1 है एंड 2pz में 1 है, ठीक है। वैसे ही फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, z इज इक्वल टू 15, क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 एंड 3pz1। अब देखो इसकी नॉर्मल स्टेट में इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें क्या है 3s 3p एंड 3d। इसका साइज बड़ा होने के कारण इसमें क्या है, वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, क्या है, वेकेंट 3d ऑर्बिटल है। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में, कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में। ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट PCl5, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, डी ऑर्बिटल में। तो ये क्या बना सकता है, पेंटाहलाइड्स बना सकता है, 5 हेलोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5, किस हाइब्रिडाइजेशन से, sp3d। पर नाइट्रोजन का साइज एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस छोटा होता है, इसीलिए इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और ये एक्सपेंड करके कोई पेंटाहलाइड नहीं बनाता। बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन देयर इज नो वेकेंट d orbital but p have vacant d orbital and by this it form sp3d hybrid orbitals in case of PCl5. That is why PCl5 is known and NCl5 is not, क्योंकि p के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है इसलिए वो जाना जाता है, और नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए NCl5 जो है वो जाना नहीं जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का
अगला ये है डिस्क्राइब ऑसवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड गिव इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या बताना है हमें? ऑसवाल्ड प्रोसेस बताना है। एंड ऑसवाल्ड प्रोसेस किस लिए यूज़ होता है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। किस लिए यूज़ होता है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब हमको नाइट्रिक एसिड बनाना हो कमर्शियल यूज़ करने के लिए या फिर ज़्यादा अमाउंट में, तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? ऑसवाल्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले हमको 2-3 पॉइंट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस के मेनली 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। और हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? क्या है ये स्टेप? COA NOPT। क्या है ये स्टेप? COA NOPT। ठीक है, कितने स्टेप होते हैं इसके? 3 स्टेप होते हैं। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। C का मतलब होता है कैटालिटिक चैम्बर, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड A का मतलब होता है अडैप्टिव टावर। सॉरी, अडैप्टिव नहीं, अब्जॉर्प्शन टावर। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन टावर। सी का क्या मतलब होता है? कैटालिटिक चैम्बर। सी का मतलब है कैटालिटिक चैम्बर। और हमारा फर्स्ट स्टेप भी किस में होता है? कैटालिटिक चैम्बर में होता है। क्या है ये? कैटालिटिक चैम्बर है। ठीक है, ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। एंड ई का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर। अब COA का मतलब हमें पता चल गया। पहला है कैटालिटिक चैम्बर, O मीन ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड E मीन एब्जॉर्प्शन टावर। देयर आर 3 स्टेप ऑफ ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, कैटालिटिक चैम्बर नाम से पता चलता है यहाँ पे कोई कैटालिस्ट का यूज़ होगा। क्या होगा? किसी कैटालिस्ट का यूज़ होगा। अब आगे NOPT का मतलब क्या है? एन का मतलब है इसके जो फर्स्ट 2 रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होंगे? एन मीन्स अमोनिया, ओ मीन ऑक्सीजन यानी कि एयर एंड पीटी मीन प्लैटिनम। एन का मतलब क्या है? अमोनिया। ठीक है, ओ का मतलब क्या है? एयर और ऑक्सीजन। पीटी का मतलब क्या है? कैटालिस्ट। ओके, एन क्या है? हमारे फर्स्ट 2 रिएक्टेंट क्या है इसके? अमोनिया। फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है? अमोनिया। सेकेंड रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। और हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे? कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे? प्लैटिनम। प्लैटिनम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे किया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस में। कितने में? 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस में। अब देखो, यहाँ पे हम अमोनिया को और एयर को कितनी रेशो में लेंगे? कितनी रेशो में लेते हैं हम इसको? 1:10। 1:10। अगर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1:10 करना है हमको। ठीक है, अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल है, अमोनिया क्या गिवन है, और ऑक्सीजन की रेशो क्या लेनी है? 10 लेनी है। तो ऑक्सीजन के आगे कितना लगाना पड़ेगा इसको 10 बनाने के लिए? 5 लगाना पड़ेगा। अब देखो, जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्रो अमोनिया का N
ऑक्सीजन का O या फिर एयर का O क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। क्या बनाते हैं? वाटर। क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमको क्या करना है? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करना है। अमोनिया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे h की वैल्यू 3 है, यहाँ पे h कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 10। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? ओनली 2। हमको क्या करना है? हमको ऑक्सीजन कितने बनाने हैं? सबसे पहले 10 बनाने हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो ऑक्सीजन को 10 बनाने के पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा, मान लो अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन हुए? 2 and 3। 2 से बात बनी नहीं, हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन हुए? 3 4। 3 से बात बनी नहीं, तो हम आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे अगर हम आगे 3 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब देखो अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, कितने लिखते हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। क्या हुआ? 8। ऑक्सीजन कितने हुए? 4। ट्राई, अगर हमने यहाँ पे 5 लगाया तो ऑक्सीजन कितने बने? 5 बने। ठीक है। यहाँ पे 5 और ये क्या है? 6। हमको कितने चाहिए? हमको 10 चाहिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बन गया? 10। अब देखो हाइड्रोजन को 10 बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो हम किससे ट्राई करते हैं? 6 से ट्राई करते हैं। जब हम 6 से ट्राई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने बने? 12। कितने बने? 12। एंड ऑक्सीजन कितने बने? 7। कितने बने? 7। हाइड्रोजन को 12 बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? है। अगर यहाँ पे आगे हम क्या लगा देंगे? 4। क्या लगा देंगे? 4। 4 3 का 12। नाइट्रोजन कितने बने? 4। हमको इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। अब देखो ऑक्सीजन कितने थे? 6। यहाँ पे कितने? 4। कितने हुए? 10 हुए। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी क्या है? 12। 6 टू द 12, 4 3 का 12। अगर आपको इसको बैलेंस नहीं करने आ रहा तो आप इसके नॉर्मल रिएक्टेंट्स के नाम भी लिख सकते हैं, पर अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन और एयर कितनी रेशो मिलेंगे? 1:10। क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। क्या है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और हम साथ में क्या लेंगे? ऑक्सीजन या फिर एयर लेंगे। क्या लेंगे? ऑक्सीजन या फिर एयर लेंगे। ठीक है। जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रिक डाइऑक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रिक डाइऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रिक डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑक्सीडेशन चैम्बर में ये प्रोसेस हो गया। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? ओनली 2। हम क्या बना सकते हैं? या तो इसको हम 4 बना लें, या तो हम इसको 4 बना लें। 4 बना सकते हैं। यस। अगर हम इसके आगे 2 लिख दें तो क्या होगा? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। कितने हो गए? 4। और नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब एब्जॉर्प्शन टावर। क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर। यहाँ पे क्या होगा? जो ये नाइट्रिक डाइऑक्साइड है, ये जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड है इसका हम यूज़ करेंगे। हम इसका यूज़ करेंगे। इस नाइट्रिक डाइऑक्साइड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है।
हम साथ में ऑक्सीजन का भी यूज़ करेंगे और साथ में वाटर का यूज़ करेंगे। किसका? वाटर का यूज़ करेंगे। ये जो हम 1:5 में अमोनिया और ऑक्सीजन लिया था, जो 10 रेशो ली थी ऑक्सीजन की, ये हमारे तीनों स्टेप में यूज़ हो रही है। किस में यूज़ हो रही है? तीनों स्टेप में यूज़ हो रही है। जब हम नाइट्रिक डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एयर के साथ और वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये इक्वेशन स्टेबल है? नहीं है। इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन है। हम इसके कितने ऑक्सीजन बना सकते हैं? 6 तो बना नहीं सकते। ठीक है, 6 तो बना नहीं सकते क्योंकि आएगा ही नहीं। कितने मैक्सिमम बना सकते हैं? मिनिमम कितने बना सकते हैं? 6 बनेगा नहीं, 7 भी नहीं बनेगा। हम किसी को 3 से डिवाइड करें तो 8 भी नहीं बनता, 9 भी नहीं बनता, 10 भी नहीं बनता। कितना बनेगा? मिनिमम 12 बनेगा। अगर हम इसके आगे 4 लगाते हैं तो मिनिमम 12 बनेगा। हमको ऑक्सीजन कितने बनाने हैं? 12 बनाने हैं। हाइड्रोजन कितने बने? 4 बने। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीजन 2 2 4 8 कितने हुई? 12। यहाँ पे कितनी है? 12। हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। नाइट्रोजन क्या है? 4। यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या है? 4। नाइट्रिक एसिड बन गया और इक्वेशन भी क्या होगी? बैलेंस होगी। ठीक है। इसमें जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो कितने परसेंट होता है? 60%, जो कि एक बहुत ही लार्ज अमाउंट है। ठीक है। अब हम इसको डायग्राम की प्रोसेस से पढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये हमको क्या याद रखना है? COE नो PT, COE नो PT। ठीक है। इसका यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड बनाने में बहुत ही लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला क्या है? इसका डायग्राम से हम इसके स्टेप देखते हैं। ठीक है। पहले स्टेप में क्या हो रहा था? पहले स्टेप में हम अमोनिया को एयर के साथ रिएक्ट करा रहे थे। कहाँ करा रहे थे? कैटालिटिक चैम्बर में करा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्साइडेशन ऑफ अमोनिया हो रही है। इसमें जो है वो 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकलती है। और इसमें कौन से कैटलिस्ट का यूज़ किया था? हमने प्लैटिनम का यूज़ किया था। ठीक है। जब ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कूलिंग चैम्बर में डालेंगे। किस चैम्बर में डालेंगे? कूलिंग चैम्बर में, जहाँ की कोई एयर नहीं होती, ताकि इसका टेम्परेचर डाउन आ जाए। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? COA। ओ क्या है? ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होता था? ऑक्सीडेशन होती थी। किसकी ऑक्सीडेशन होती थी? नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि इसका प्रोडक्ट होता था। नाइट्रिक ऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? नाइट्रिक डाइऑक्साइड। क्या बनता था? नाइट्रिक डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में COA। ए में क्या था? एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या करते थे हम? नाइट्रिक डाइऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाते थे? एयर के साथ और वाटर के साथ। हम क्या करेंगे? वाटर इस चैम्बर में या फिर इस टावर में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है। जब नाइट्रिक डाइऑक्साइड प्लस एयर और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रिक डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुई? एब्जॉर्प्शन हुई नाइट्रिक डाइऑक्साइड की। कितने अमाउंट में नाइट्रिक डाइऑक्साइड बना? 60% में। कितने में? 60% में। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। हमारा ऑसवाल्ड प्रोसेस इतना ही था। अगला हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है? इसका फर्स्ट यूज़ है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, प्लास्टिक एंड पेंट्स।
इसका यूज़ जो है वो डाई की मैन्युफैक्चर में, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर में और पेंट्स की मैन्युफैक्चर में होता है। इसका सेकंड यूज़ क्या है? एज अ लेबोरेटरी रीजेंट। हम अपनी केमिस्ट्री लैब या फिर किसी दूसरी लैब्स में भी इसका यूज़ करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है इन एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? गोल्ड को साफ करने का एक केमिकल होता है, तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ एक्वारीजिया में भी किया जाता था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेके आएंगे।